और इस साल गुजरात में बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और उसी लक्ष्य को अब कैसे हासिल करना है उसको लेकर आज की जो बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से कैसे इस रोड शो की शुरुआत होती है और अब ये काफिला आगे बढ़ते हुए और जो स्वागत के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, रास्ते में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का आप जोश देख रहे हैं और आत्मविश्वास से लबरेज ये पार्टी आगे बढ़ते हुए, और अब फोकस है मिशन गुजरात पर। तो 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा और ये मेगा रोड शो, एक तरह से ये विशाल शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं कि पार्टी का विस्तार अब और कैसे किया जाएगा, पार्टी की धमक और कैसे बढ़ेगी अलग अलग राज्यों में, उसी रास्ते पर आगे बढ़ती हुई पार्टी।
पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए और देखिए शुरुआत हुई एयरपोर्ट से और ये 9 किलोमीटर का सफ़र बताया जा रहा है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ते हुए और रास्ते में आप देख रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और मोदी के समर्थक किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ता ये काफिला जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ तक ये रास्ता तय करना है और वहाँ पहुँचकर आपको बता दें जो संगठन के नेता हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनावों को लेकर और शाम को भी कार्यक्रम है जीएमडीसी मैदान पर मेरा गांव मेरा गुजरात कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य के 1.25 लाख सरपंच, तहसील और जिला पंचायत नगर पालिका सदस्यों को वो वहां पर संबोधित करने वाले हैं। तो धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ते हुए और हजारों की तादाद में आपको नजर आ रहे हैं ये सड़क के किनारे खड़े बीजेपी कार्यकर्ता, उनके समर्थक और ये भव्य रोड शो जिसका आयोजन लगभग 2 साल के बाद हो रहा है। कोरोना काल में हमने इस तरह के रोड शोज नहीं देखे और जो अभी राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें भी रोड शोज पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब चूंकि आप देख रहे हैं ये मेगा रोड शो एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हुए ये 9 किलोमीटर का सफर प्रदेश मुख्यालय जाना है प्रधानमंत्री मोदी को, जहां पर चर्चा होगी गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर और अभी से तैयारी शुरू कर दी है पार्टी ने। ये चुनावी शंखनाद आप कह सकते हैं क्योंकि साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी ने अभी से मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में कल कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का भी वो उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन समारोह में लगभग 1100 लोक कलाकार बताया जा रहा है कि जो लाइव प्रस्तुति देंगे। तो गुजरात में चुनाव अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। अब मिशन गुजरात पर पूरी तरह से नजरें टिकी हुई हैं पार्टी की। पिछले 27 साल से बीजेपी यहां सत्ता में रही है और आगे यहां पर किस तरह से सत्ता पर काबिज रहना है उसको लेकर ये मंथन किया जाएगा कि पार्टी की आगे अब आने वाले दिनों में चुनावी रणनीति क्या रहने वाली है। जो सत्ता विरोधी लहर है उसकी काट खोजनी है क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने टक्कर देने की पूरी कोशिश की थी और विपक्ष को किस तरह से धराशायी करना है उसको लेकर ये मंथन आज किया जाएगा। तो महापंचायत जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां उनका संबोधन होने वाला है जिसमें पंचायत सदस्य शामिल होने वाले हैं और ये रोड शो आप देख रहे हैं मेगा रोड शो। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। जो 4 राज्यों में चुनावी परिणाम जिस तरीके से आए हैं और बीजेपी की वापसी हुई है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा राज्य में, उसके बाद मनोबल काफ़ी ऊंचा हो चुका है पार्टी का और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और यही तस्वीर आपको नजर आई थी जब दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे मुख्यालय में और वहां पर जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उनका मनोबल बढ़ाया था। और अब आगे कैसे बढ़ना है गुजरात में, इसको लेकर अब रणनीति तैयार की जानी है। तो मेगा रोड शो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हुए प्रदेश मुख्यालय में जाना है और वहां पर ये रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि गुजरात में अभी से वो जोश नजर आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच और ये जोश दिखाई देना लाजमी भी है क्योंकि कल के जो परिणाम आए हैं, जो मार्कशीट आई है उसमें जो डिस्टिंक्शन मिली है पार्टी को और जिस तरह से विपक्ष के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया गया, बावजूद इसके कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को विपक्ष लगातार उठा रहा था, किसान आंदोलन भी हुआ था, उसका भी कोई असर यूपी में नजर नहीं आया।
लखीमपुर कांड हुआ, लेकिन लखीमपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन पार्टी का। तो ऐसे में अब मिशन गुजरात पर पूरा फोकस पार्टी का, और आप देख रहे हैं ये जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से ही अपने विस्तार में सारी बात लेके जाएंगे और जीत के लिए तैयारी करेंगे। बीजेपी ने सारे जो प्रदेश और प्रदेश कार्यालय पे भी जश्न हुआ था और सारे इकाइयों में भी यहाँ पे सारे जो जिले हैं, जिले के अंदर भी बीजेपी हेडक्वार्टर पे जो है वो प्रदर्शन मतलब विजयोत्सव मनाया गया था। सारे नेता यहाँ पे विजयोत्सव में शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में विजयोत्सव मनाया गया था। तो उसी विजयोत्सव से एक बूस्ट मिला है और प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा भी दो दिन का दौरा भी जो है वो यहाँ पे माना जाएगा। अभी आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये कमलम की हैं। कमलम के बाहर जो है वो पुलिस यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है और साथ ही लोग जो है वो यहाँ से एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है 10 किलोमीटर का, वहाँ पे लोग रहेंगे। 3.5 से 4 लाख कार्यकर्ता और जनता जो है वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे जुड़ी हैं। ये एंट्रेंस पॉइंट है, यहीं से पीएम आएंगे और कमलम के अंदर जाएंगे। कमलम जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है गुजरात बीजेपी का, वहाँ पे वो 432 जो प्रदेश के नेता हैं जिसमें मंत्री, पूर्व मंत्री, एमपी भी शामिल है, उन सबको प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण संबोधन रहेगा। तकरीबन 1.5 घंटा प्रधानमंत्री ये कार्यालय में रुकेंगे और यहाँ पे ही वो लंच करने वाले हैं। जी तो आप देख रहे हैं पीएम मोदी का काफिला ये आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि आपने सुना प्रदेश मुख्यालय में जाना है और रास्ते में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, मोदी समर्थक हैं, उनका जोश आप देख रहे हैं, उत्साह से लबरेज ये कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए और पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने चिर परिचित अंदाज में। और वहां पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बैठक होनी है, रणनीति बनाई जाएगी गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर। हमारे साथ यहां पर अब विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव जी और प्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। संजीव जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब 4 राज्यों में जबरदस्त वापसी बीजेपी ने की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और एक नया इतिहास भी रच दिया है पार्टी ने, गोवा और मणिपुर। तो ये जीत का चौका लगाने के बाद आप फोकस मिशन गुजरात पर। देखिए क्या है कि जब मोदी जी उत्तर प्रदेश आए थे तो वो सोमनाथ से विश्वनाथ तक की यात्रा थी। तो अब सोमनाथ से चले विश्वनाथ तक आए, एक पूरा कॉरिडोर निर्माण से लेके जीतना, उत्तर प्रदेश की जीत, पूरे देश की जीत, फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो शायद गुजरात के लोग इसलिए भी ज़्यादा खुश हैं कि हमारे घर के बेटे ने जाके, और वो इतना मजबूत, उस समय भाजपा बड़ी कमज़ोर हो गई थी 2014 आते आते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूरी लड़ाई सिर्फ ये माना जा रहा था कि सपा बसपा की लड़ाई है। भाजपा को दोबारा उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शामिल करना, पॉलिटिकल सिनेरियो में मजबूती से लाना, ये काम अब भले बहुत सारे नेता डेवलप हो गए हैं, योगी जी सामने आ गए हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये काम मूल रूप से तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। तो ऑब्वियस है कि गुजरात के लोग इसलिए भी खुश हैं। दूसरा क्या है कि अगले साल करीब 7-8 राज्यों के चुनाव होने, त्रिपुरा से लेके और राजस्थान तक, उसके बाद गुजरात का चुनाव है। तो भाजपा, अच्छा ये बड़ा फेमस है कि भाजपा हमेशा चुनाव मोड में रहती है। तो आज ये 2 दिन के लिए गुजरात गए, उधर कुछ शायद अमित शाह शायद त्रिपुरा जा रहे हैं 1-2 दिन में। तो एक प्रोसेस शुरू हो गया है और ऑब्वियस है कि ये फिर से विश्वनाथ का संदेश लेके सोमनाथ तक गए हैं मोदी जी और उसका इम्पैक्ट दिखेगा। जी प्रदीप जी, जैसा कह रहे हैं संजीव जी की इलेक्शन मोड में ही रहती है, ये चुनावी अभियान का आगाज तो आज गुजरात में कर ही दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो जबरदस्त मेगा रोड शो का आयोजन, वहां पर महापंचायत सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे, खेल महाकुंभ का भी आगाज होने वाला है, और जो एक इमोशनल कनेक्ट गुजरात के साथ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप जो इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, आप क्या मानते हैं कि एक चैलेंज होगा या एक केक वॉक रहेगी ये बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए अभी जीत का पूरा वातावरण बना हुआ है, वो मोमेंटम भाजपा खोएगी नहीं। जैसे संजीव जी पहले उल्लेख कर रहे थे कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। इस वर्ष के अंत तक गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, जिन 2 प्रांतों में भाजपा की पहले से सरकारें हैं, चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो
उस मोमेंटम को वो चुनाव तक खींच के ले जाना चाहेंगे। और धुआंधार अब वहाँ पे कार्यक्रम होंगे, वहाँ पे उत्सव होंगे, सम्मेलन होंगे, और पार्टी वो मोमेंटम जो बना है उसको खोना नहीं चाहेगी। अभी बहुत से विश्लेषकों ने ये कहा है कि जो वर्तमान चुनाव हुए हैं, जो उनके परिणाम आए हैं, वो अगले लोकसभा चुनाव के लिए ज़मीन तैयार करेंगे। लेकिन दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं अगले लोकसभा चुनाव तक, अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इनमें दो राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अभी भी सत्ता में बची हुई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो भाजपा वो मोमेंटम बना करके अगले साल वो चुनाव लड़ेगी, फिर उनके जो परिणाम होंगे वो लोकसभा के लिए जमीन तैयार करके देंगे। जी, वही जमीन की तैयारी हो रही है, जीत की नींव की तैयारी हो रही है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं ब्रजेश, और ये काफिला हम देख रहे हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। ब्रजेश, आप बता रहे थे, अब ये बताइए कि कहाँ अभी एग्जैक्टली ये काफिला पहुंचा है, और जो मुख्यालय है उसकी दूरी कितनी है, अभी कितनी दूरी तय करनी है, और वहां पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अभी जो मैं यहाँ पे हूँ, ये बीजेपी का प्रदेश हेडक्वार्टर है कमलम। यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँचेंगे कुछ ही देर में। एयरपोर्ट से यहाँ का अंतर जो है वो 10 किलोमीटर का है। काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी धीरे से ये काफिला चल रहा है ताकि लोग जो है प्रधानमंत्री की एक झलक पा सके। तो पूरी तैयारियाँ बीजेपी के द्वारा की गई थी। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त है, और एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से यहाँ पे किसी को भी जो है आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जो बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं, 432 नेता है, वही यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा और किसी को आने की मंजूरी नहीं है। लोग जो हैं वो आगे तक खड़े हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। 3.5 से 4 लाख कार्यकर्ता और जनता दोनों जो है पूरे रास्ते में, 10 किलोमीटर के रास्ते में प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे ढोल नगाड़े हैं, उसके साथ पीएम का स्वागत किया जाएगा। पीएम यहाँ पहुँचेंगे लगभग आधे घंटे बाद पीएम जो है यहाँ पे पहुँचेंगे, और उसके बाद 1.5 से 2 घंटे का यहाँ पे वो रुकेंगे। यहाँ पे वो प्रदेश के जितने भी नेता हैं उनको एक संबोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री एक संबोधन करने वाले हैं। सारे सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, राज्य सरकार के मंत्री, प्रदेश के जितने भी नेता हैं बड़े, 432 नेता कुल मिलाकर यहाँ पे हैं ये हेडक्वार्टर पे, और उनके साथ प्रधानमंत्री का एक संवाद रहेगा। 2022 के चुनाव के लिए जो है पीएम उनको मार्गदर्शन करेंगे। रोड मैप यहाँ से तय होगा। जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसका एक यहाँ से जो है साल के अंत में भले ही चुनाव हो, पर यहीं से पीएम मोदी 2022 के चुनावी शंखनाद यहीं से करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी गुजरात बीजेपी के लिए एक बड़ा ये आज का दिन है। आज और कल 2 दिन पीएम यहाँ पे रुकेंगे। अभी एक रोड शो है, और उसके बाद दूसरा रोड शो कल सुबह भी होगा। तो 2 दिन में 2 रोड शो के साथ जनता के साथ पीएम का एक सीधा कनेक्ट, और गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ता भी इससे काफ़ी उत्साहित है। कल जो परिणाम आए हैं उसके बाद एक ज़्यादा ही उत्साह गुजरात के भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखने को मिल रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि अब जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर मंत्री, विधायक, सांसद, और ये रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनावों को लेकर, कैसे आगे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे उस पर आगे बढ़ना है। और कल का भी कार्यक्रम जरा संक्षेप में बता दें ब्रजेश, क्योंकि वहाँ पर जो खेल महाकुंभ है उसका आगाज भी वो करने वाले हैं। तो कल का ये दिन कितना व्यस्त रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? देखिए, कल का दिन भी बहुत व्यस्त रहेगा। कल सुबह जो है पीएम मोदी अपनी माता के साथ मिलने जाएंगे, माता हीराबा के आशीर्वाद लेंगे। उसके अलावा सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है उसका लोकार्पण, और साथ ही पहला पदवीदान समारोह जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो इन दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में ये पदवीदान समारोह होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे जो है खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन पीएम करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ की शुरुआत कराई थी, और अब 11वां संस्करण जो है वो बतौर पीएम जो है वो शुरू करवाने जा रहे हैं। एक ग्रांड शो यहाँ से किया जाएगा रमतोत्सव के बारे में। जैसे राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ या फिर राष्ट्रीय रमोत्सव में जिस तरह के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, वैसा ही ठीक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे भी होगा। अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। वहाँ पे पीएम और गुजरात के खेल मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये सारा कार्यक्रम होगा शाम को 6:30 बजे। और उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म करने
करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना होंगे। आज भी प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम है, कल भी 3 कार्यक्रम रहेंगे। पूरा व्यस्त शेड्यूल है, 2 दिन का उनका व्यस्त शेड्यूल। और यहाँ पे जिस तरह से अभी तैयारी की जा रही है, राह दिख रहे हैं लोग कि पीएम कब यहाँ पे पहुंचे। सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उत्साहित है और पीएम का आने का इंतजार हो रहा है। जी, और शाम 5 बजे महापंचायत सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। वो किस स्तर पर वो कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है? देखिए, पंचायत महासम्मेलन जो है वो शाम को 5 बजे है। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो चुने हुए प्रतिनिधि है पंचायत के, वो सभी उसमें मौजूद रहेंगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे और केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं वो गांव तक पहुँचे। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि जितने भी गरीब लोग हैं उन तक 100% योजनाएं पहुँचने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और वही चीज़ जो है प्रधानमंत्री करेंगे और वही बात कल भी की जाएगी। तो कल भी जो है वो बात प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी और आज शाम को भी वही बात जो है प्रधानमंत्री रखेंगे। जी, आप रहिए हमारे साथ। तो ब्रिजेश, हम देख रहे हैं किस तरह से काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आज जैसा आपने बताया जो प्रदेश मुख्यालय है उसमें सांसद, विधायकों से, संगठन के लोगों से वो मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें ये रोड मैप तैयार किया जाएगा कि विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि कमर कस ली है बीजेपी पार्टी ने और जैसे कि संजीव जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड में रहती है पार्टी। तो अब नजर है विधानसभा चुनावों पर जो इस साल के अंत में होने हैं। और ब्रिजेश, अब वहां के अगर हम जमीनी हालात की बात करें तो 27 साल से सत्ता में रही है बीजेपी वहां पर। अब जो सीटों का लक्ष्य बताया जा रहा है, 150 सीटों का लक्ष्य रखा गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है और विपक्ष वहां पर कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगा इन चुनावों में, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। ये कितनी मुश्किल रहने वाली है? लगता है रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए 27 साल से सत्ता पर काबिज रहे हैं, उस सत्ता को बरकरार रखना, अपना वर्चस्व कायम रखना गुजरात में, ये कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए? बिल्कुल मीमांसा, गुजरात का जो चुनाव है और गुजरात का जो रोड मैप है चुनावी, उसमें आप देखिए कि क्लियर डिवीजन है बीजेपी और कांग्रेस का। और कांग्रेस का पूरे देश में जिस तरह से वजूद मिटता जा रहा है, लेकिन गुजरात में ऐसा है, वहां नेता नहीं है, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वहां पर जनाधार आज भी मजबूत है, उसका वोट बैंक आज भी है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर डेरा डाले हुए थे, कई रैलियां प्रधानमंत्री ने की, बावजूद उसके जो नतीजे आए थे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी बीजेपी को। और आज भी बीजेपी के बड़े नेताओं का यही मानना है कि गुजरात में कांग्रेस का जनाधार आज भी बहुत ज्यादा है, गांव-गांव में है। हालांकि वहां पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, गृह मंत्री को टक्कर दे सके, लेकिन उसका वोट बैंक आज भी है। और उसी वोट बैंक को खत्म करने के लिए आप देखिए 4 राज्यों या कह सकते हैं 5 राज्यों का चुनावी मिशन खत्म हुआ, 4 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की। कल ही रात में प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और आज सुबह वो गए हैं अहमदाबाद और वहां पर रोड शो कर रहे हैं। और इस पूरे 2 दिन के कार्यक्रम आपने बताया भी, ब्रजेश भी बता रहे थे, जिसमें रोड शो भी है, कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद भी है, पूरे गुजरात के जनप्रतिनिधियों से संवाद है और खेल महाकुंभ के जरिए युवाओं को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुजरात के हर वर्ग को टच करने की कोशिश करेंगे अपने 2 दिन के इस दौरे में। और यही वजह है कि, और एक और खास बात बता दूं मीमांसा, कि वहां पर संघ के प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव भी, संगठन महासचिव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और जैसा कि ब्रजेश बता रहे, गृह मंत्री भी वहां पर रहेंगे। तो पूरी एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी का नेतृत्व अगले 2-3 दिन में गुजरात में रहने वाला और ये रणनीति बनेगी जो अगले नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए। और आज से ही ये मिशन मोड में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग गए हैं। और मैं एक बार और बता दूं मीमांसा की, CR पाटिल जो वहां के अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट की सेशन चल रहे थे उनसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक मिशन रखा, मिशन बीजेपी 100%, यानी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना। एक बड़ा मिशन लेके चले हैं। बीजेपी हमेशा एक बड़ा मिशन लेके चलती है। आपने गृह मंत्री का भी आपने कई बार इंटरव्यू ये सब देखा होगा, बात सार्वजनिक तौर पर, कि वो जहां भी चुनाव होते हैं उसका आंकड़ा वो काफी ज्यादा रखते हैं और लगभग उसको छूने की कोशिश भी करते रहे हैं। तो इस बार बीजेपी ने वहां पर 100% विधानसभा चुनाव जीतने के एक लक्ष्य रखा है, CR पाटिल ने रखा, और उस लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रोड शो के जरिए कर रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर का जो रोड शो है, लगभग जो आधा 1 घंटा लगभग चलने वाला है। और इसमें पूरे अहमदाबाद, कर्नावती, जिसको संघ उसका नाम देता है, अहमदाबाद ही नहीं, आसपास के जितने जो जिले हैं वहां से लोग आए, क्योंकि काफी दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उन्होंने कहा कि हम
काशी से सांसद हैं और यूपी वाले ने हमें यूपी वाला बना दिया है, लेकिन गुजरात वाले अभी भी उनको अपने गुजरात वाले ही मानते हैं। वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां के बेटे हैं वो, तो जाहिर सी बात है गुजरात के जितने लोग हैं वहां पर अहमदाबाद के सभी आज सड़कों पर देखेंगे। और एक मिशन जो बीजेपी शुरुआत करी, सियासी मिशन, उसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए कर रहे हैं। जी, और रविंद्र, इन चुनावों से एक बात तो साफ हो गई कि एक विकास का वोट बैंक है राज्य में, हर राज्य में, और उसकी जो चाबी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। अब जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी ओर से चलाई गई इन राज्यों में, चाहे वो हमने देखा आवास योजना की बात करें, मुफ्त राशन जो दिया गया, गरीबों को बांटा गया कोरोना काल में, वो एक बहुत बड़ी मदद थी लोगों के लिए, और पीएम सम्मान निधि की बात की जाए, ई श्रम योजना की बात की जाए, जो फ्री में वैक्सीन बांटी गई, ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अब उनको अब अलग अलग राज्यों में भी आगे बढ़ाने की अब कोशिश पार्टी की ओर से की जाएगी, क्योंकि उसका लाभ तो मिलता हुआ पार्टी को दिखाई दे रहा है इन चुनावों में साफ तौर पर। विमान साहब, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश की बात रख लें, अगर चाहे 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव संपन्न हुआ है उसका एक उदाहरण देखिए। जो फ्री राशन का जो कार्यक्रम था ये नवंबर दिसंबर में खत्म हो रहा था, लेकिन कैबिनेट में एक इस पर मंजूरी दी और 31 मार्च तक बढ़ाया, और ये फ्री राशन घर घर में पहुंचा। गरीबों के 80 करोड़ जो पूरे देश में है उसमें बहुत बड़ा वर्ग जो लाभान्वित था, और लाभार्थी एक वोट बैंक बीजेपी का जो तैयार हुआ पूरे अक्रॉस द कंट्री तैयार हुआ, उसमें गुजरात भी शामिल है, उसमें उत्तर प्रदेश जो एक तरह से मैसेज दिया है, पॉजिटिव मैसेज बीजेपी के लिए, वो एक बड़ा संदेश भी रहा। और यही नहीं, 100 से ज्यादा योजना है, और इसमें आपने उज्ज्वला योजना, कई योजनाओं का आपने नाम लिया, इसमें सीधे गरीब और मध्यम वर्ग भी काफी प्रभावित होते हैं, उसका फायदा उठा रहे। आयुष्मान योजना हो, तो जाहिर सी बात है गुजरात के जो जनता है वो भी इससे लाभान्वित है। हालांकि गुजरात एक संपन्न स्टेट माना जाता है, बावजूद उसके गांव में या फिर आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का काफी लाभ होता है, और इसलिए बीजेपी वहां 27 साल से होने के बावजूद अगले 5 साल उसको आगे बढ़ाने की पूरी मिशन में है। और एक और बीजेपी के लिए हो सकता है कि चिंता की बात हो, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री है, नए मुख्यमंत्री है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उनका उतना जनाधार वहां पर नहीं होगा। यानी पूरा चुनाव अगर होगा तो एक बार फिर, जैसा कि हमेशा 2014 से हम लोग देखते आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, केंद्र सरकार के काम पर, और जो वहां पर संगठन है जिसमें संघ की भी काफी अहम भूमिका होने वाली है। उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए मीमांसा, कड़ी टक्कर थी, भले ही नतीजे बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ संघ की जो अहम भूमिका रही है घर घर में पहुंचने का, वो बीजेपी को सत्ता में उत्तर प्रदेश में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और यही बात गुजरात में भी देखने को मिलेगा, कार्यकर्ताओं के साथ संघ की वहां पर अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, केंद्र सरकार की योजनाएं, इसमें एक जो एक्स फैक्टर कहते हैं वो दिखाई देगा। जी, और गुजरात में जो मुकाबला है वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहता है। और रविंद्र, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, और जो इन 4 राज्यों में देखने को मिला, पंजाब जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा वो उनके हाथ से फिसल गया, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों का सूखा है वो अभी भी कायम है, वहां पर सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, उत्तराखंड में वापसी की उम्मीद कर रही थी पार्टी, वो भी संभव नहीं हो पाया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा सबक है कि उसको री इन्वेंट करना होगा, सर्जरी करनी होगी। बिल्कुल मीमांसा, आप देखिए कि 1968-69 के समय आपने देखा था कि कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, निजलिंगप्पा के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत हुई थी और पार्टी 2 टुकड़े हुई थी। हालांकि इंदिरा गांधी ऐसी शख्सियत थी कि कांग्रेस को रिवाइव की, और सालों तक उसके बाद कांग्रेस वहां सत्ता में रही, खुद इंदिरा गांधी भी सत्ता में रही, एक बार हटने के बावजूद 2.5 साल बाद उनकी वापसी हुई थी, और उनकी आकस्मिक मौत के बाद जो हुई थी वो राजीव गांधी को ही फायदा मिला था। लेकिन आज की जो कांग्रेस है सबसे मुश्किल यही है, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू, कहा जाता है कि पंजाब में इतना बड़ा जनाधार उसके पास था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ माहौल कौन बनाया? नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को कौन प्रश्रय दिया? कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वही पार्टी की लुटिया डुबोने की पूरी कोशिश कर रही है या उस प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस को अगर अपना कुछ वजूद बचाना है तो उसे पूरी 100% देना पड़ेगा गुजरात में, जहां उसका वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को रिवाइव करना है। लेकिन उसके लिए गंभीर, क्योंकि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि ये एक गंभीर विषय है, ये केवल ट्विटर पर नहीं चलता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, आप देखिए कि हमेशा वोट पर रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, खासकर गृह मंत्री अमित शाह 24 आवर और रणनीति बनाते रहते हैं। आप देखिए चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अभी 4 राज्यों में कैसे सरकार बनेगी, किनको एकोमोडेट करना, इस पर माथापच्ची चल रही है। कल प्रधानमंत्री जब बीजेपी ऑफिस से निकले करीब 10 सवा 10 बजे, तो गृह मंत्री वहां पर 11:30 बजे तक थे,
धर्मेंद्र प्रधान से, जेपी नड्डा से, दूसरे लोगों से मुलाकात कर रहे थे, हम लोग वहीं पर थे। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा मिशन मोड में लगे रहते हैं, सियासी मोड में। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, आपने देखा होगा कि हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी के साथ जो इंटरव्यू हुआ है, कई बार जो हुआ है, या फिर उन्होंने सार्वजनिक सभा में भी कहा कि वो सियासत में है, सियासी उनका मूड हमेशा रहता है। देश को चलाना एक अलग बात है, वो उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन बीजेपी को सत्ता में लाना ये उनका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए पार्टी जो भी उनको आदेश देती है वो करते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ही 2 दर्जन से ज्यादा उन्होंने सभाएं की, फिजिकल सभाएं की, उन्होंने से ज्यादा वर्चुअल रैली की, एक रोड शो आपने देखा वाराणसी। तो इस तरह से पार्टियां चलती है, न कि ट्विटर पर चलती जैसा कि राहुल गांधी चला रहे हैं। और यही कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य बात हो सकता है कि कांग्रेस जो G23 है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.